Hello everyone, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to discuss the poem Childhood written by Marcus Natten. It's a poem from Standard 11th syllabus, the Hornbill book. And Marcus Natten is a Norwegian poet. He had written Childhood when he was just 12 years old. And this poem appears to be so powerful in the English language. You keep on wondering that had we read this poem in its original language, then how great a poem it would actually, it must be how great a poem. कितनी अच्छी poem होगी वो अपनी खुद की जो उनकी नॉर्वेजियन लैंग्वेज होगी उसमें कितनी ब्यूटीफुल पोएम होगी. सो व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट? ये जो पोएम है ये एक्चुअली जब पोएट ने 12 इयर्स की उम्र में लिखा था, सो ही वाज प्रोबेबली क्वेश्चनिंग कि मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हो गया. मैं तो सिर्फ 12 साल का हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा चाइल्डहुड किस पॉइंट पे ख़त्म हो गया. वो बचपन से लेकर अपने उस प्रेजेंट ईयर 12 इयर्स तक वो रिकॉल करता है कि मैं कौन कौन से स्टेजेस से गुजरा हूँ और उसके जो व्यूज़ हैं दुनिया के बारे में, his views about the world, about his experiences changed. वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है वन पर्टिकुलर स्टेज और वन पर्टिकुलर टाइम और वन पर्टिकुलर एज when he actually lost his childhood. जब उसका जो यंग अनसलीड माइंड था, अनसलीड माइंड मतलब अनकरप्टेड, अनपोल्यूटेड, बच्चे की तरह इनोसेंट माइंड जो उसका था, वो कब इतना डेवलप्ड हो गया दैट ही कुड सी थ्रू द एडल्ट्स हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी का मतलब होता है डबल फेस नेचर. दैट मीन्स हम कहते कुछ हैं, हम सोचते कुछ हैं और हम कर कुछ और ही रहे होते हैं, which is at complete odds with what we are actually preaching, right? और इसी पोएम के थ्रू वो रियलाइज करता है कि मैं एक खुद का इंडिविजुअल बन गया हूँ. आई हैव द एबिलिटी टू थिंक माई ओन थॉट्स, मेक माई ओन व्यू पॉइंट्स. और फिर वो फाइनली पॉन्डर करते करते कि व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो सेटल डाउन हो जाता है कि ज़रूर मेरा जो चाइल्डहुड है वो किसी और बच्चे के पास एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है और अगर मुझे मेरा चाइल्डहुड चाहिए तो आई कैन ओनली फाइंड इट इन एन इनोसेंट इन्फेंट्स फेस. एक छोटे बच्चे के चेहरे में ही मुझे मेरा बचपन दिखेगा. अब मैं सिर्फ बड़ा हूँगा. I have lost the ability to be naive, to be gullible, to be innocent. I have now learned how to look at the world. I see the different nuances of the world. दुनिया का असली चेहरा मुझे अब नज़र आना शुरू हो गया है. तो अब मुझे मेरा इनोसेंस तो नहीं मिलेगा, बट अगर मुझे इनोसेंस चाहिए तो मुझे किसी और बच्चे के चेहरे में ही वो दिखेगा. So now we'll start with stanza-wise explanation of the poem. So the first stanza is, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो इस स्टैंजा में हमें उसका रैशनलिज्म दिख रहा है. वो रैशनलाइज कर रहा है कि कब मेरा बचपन गया, वो दिन गया, व्हेन आई वाज 11. वो अब उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू रैशनलिज्म. रैशनलिज्म मतलब रैशनलाइज करना, सही गलत का हिसाब लगाना. ये सही है, ये गलत है, आप अपने दिमाग से लॉजिकली सोचना शुरू करते हो. दैट इज रैशनलाइज. अब जब हम कह रहे हैं कि पोएट रैशनलाइज कर रहा है तो हमें उसका डिलेमा भी नज़र आ रहा है. ही इज़ very conflicted about the moment when his childhood came to an end. उसको लगता है कि क्या जब मैं 11 years का था, was my childhood, that was the last day when I was 11 years old, was that the day I lost my childhood? या did I lose my childhood जब मुझे fantasy और reality में distinguish करना आया, when I could distinguish between fantasy and reality. distinguish मतलब मतभेद करना, क्या सच्चाई है, क्या फैंटेसी है, क्या मेरे दिमाग का इमेजिनेशन है. मैं उन चीज़ों को समझ पाया. लोग कहते हैं ये काम करोगे तो नरक जाओगे, ये काम करोगे स्वर्ग जाओगे. तो मैंने रैशनलाइज करके ये चीज़ जाना कि देयर इज़ नो हेल एंड हेवन. उसके पीछे भी वो एक रैशनल थॉट, एक लॉजिकल थॉट बोलता है कि वो कैसे हो सकता है.
मेरी ज्योग्राफी की बुक्स, ज्योग्राफी इज अ वर्ल्ड मैप काइंड ऑफ अ बुक जिसमें दुनिया के सारे प्लेसेस लिस्टेड हैं। जब हेलन हेवन मेरी ज्योग्राफी के ही बुक में नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? मतलब हेलन हेवन जो है वो रियलिटी नहीं है, बड़ों की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड है। तो जब मेरा माइंड इस तरह से रैशनलाइज कर सकता है, जब मैं ये इतने फार-फेच्ड आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ये आइडियाज गलत हैं, तो वाज दैट द डे जब मुझे पता चला कि हेलन हेवन नहीं होता। मतलब उसका कंफ्यूजन, उसकी परेशानी हमें ये स्टैंजा में नजर आनी शुरू होती है। द नेक्स्ट स्टैंजा इज डीलिंग विद हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डबल फेस्ड होना, कहना कुछ और करना कुछ। तो अब सेकंड स्टैंजा गोज लाइक दिस: व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? So, यहाँ पे hypocrisy क्या है? This is the hypocrisy of the behavior of the adults. Adults अब क्या कर रहे थे जो पोएट को hypocritic नजर आ रहा है? That is, they were talking of love and they were preaching of love. Preaching of love मतलब वो लव के बारे में शिक्षा देते थे। वो बोलते थे हर एक से प्यार करो, हर कोई आपका भाई बहन है, दुनिया आपकी भाई है, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करो। बट व्हेन इट वुड कम टू द पर्सनल डीलिंग्स, तो अगेन उन्होंने कहा कि प्यार करो, हमें कहा कि आपको भी प्यार करना चाहिए। बट जब खुद इस चीज़ को लागू करने की बात आई, दुनिया के साथ प्यार करने की बात आई, so they realized that the adults were not acting so lovingly. भाई भाई से लड़ता है, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, नेबर से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ स्कूल में हम लड़ रहे हैं। तो वी ऑल टॉक ऑफ लव बट वी डू नॉट एक्ट सो लविंगली। तो वो अगेन क्वेश्चन करता है, वॉज दैट द डे जब मैंने ये रियलाइज किया, राइट? ही इज टॉकिंग व्हेन आई थॉट कि पेरेंट्स आर द एल्डर्स, नॉट पेरेंट्स आई शुड से, but all those adults around me, they talk of different things but they behave in a very different manner. तो जब मुझे इस बात का पता चला, was that the day when I lost my childhood? So that is उसका confusion continuation में हमें नजर आ रहा है in the second paragraph. Sorry, not the paragraph, the second stanza. Okay, the third stanza, again the same question is repeated. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? So, इस stanza में हमें क्या पता चलता है? That the poet has discovered his individuality. Individuality मतलब मैं बाकी सबसे अलग हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं बाकी सब की तरह एक जैसा हूँ। आई कैन हैव माई ओन माइंड जिसमें मेरे थॉट्स हो सकते हैं। दुनिया मुझे बोल रही है कि दुनिया ऐसी है, बट मैं चूज करने के लिए फ्री हूँ कि दुनिया कैसी है। मैं अपना रास्ता चूज करने के लिए फ्री हूँ कि मुझे किस रास्ते जाना है। मेरा दिमाग अपने थॉट्स क्रिएट कर रहा है और वो लॉजिकल थॉट्स हैं, क्योंकि कोई और कह रहा है कि मुझे ये थॉट गलत लग रहा है तो मेरा थॉट गलत बन जाएगा, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। मेरा दिमाग मेरा अपना है, मेरे थॉट्स मेरे अपने हैं और मुझे फ्रीडम है सोचने के लिए कि वट एवर आई वॉन्ट टू थिंक। सो दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट हिज इंडिविजुअलिटी, that now since I have discovered my individuality, so my thoughts are mine alone and I don't need to follow anyone's thoughts, right? और वो मानता है कि अब वो यूनिक हो गया है, उसके जो थॉट्स हैं वो लोगों से अलग हैं, उसके ओपिनियंस अलग हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। सो दैट इज़ हिज कंप्लीट थॉट अबाउट हिज इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड दैट अगर आप तीनों स्टैंजास देखोगे तो द लास्ट लाइन ऑफ ऑल द थ्री स्टैंजास एंड्स विद द लाइन वाज दैट द डे। वाज दैट द डे बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एम्फेसाइज कर रहा है अबाउट द पोएट्स ग्रीफ अबाउट लूजिंग हिज चाइल्डहुड।
his puzzlement on the day when he lost his childhood. वो वाकई में ही हैरान है कि किस दिन अचानक से एक दिन मैं उठा एंड आई रियलाइज कि आई एम नो लॉन्गर अ चाइल्ड. तो इस फीलिंग को वो बार बार एम्फसाइज कर रहा है. तो इसलिए ये वाली जो लाइंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर बेस्ड अक्सर सीबीएसई के जो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड आते हैं. नाउ नोट द लास्ट स्टैंजा. अब अचानक से उसके थॉट्स में एक चेंज आ गया है. नाउ इंस्टेड ऑफ व्हेन द स्टैंजा इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वेयर. सो द स्टैंजा गोज लाइक दिस. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So यहाँ पे हमारे को पोएट की कौन सी फीलिंग है जो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आती है. सो द फीलिंग इज वन ऑफ रियलाइजेशन. रियलाइजेशन के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी है. इनिशियल 3 स्टैंजर्स में हमने देखा कि पोएट को अपने चाइल्डहुड के खोने का बड़ा रिग्रेट है. वो ही इज हिज लॉस ऑफ चाइल्डहुड हैज़ ग्रेटली डिस्टर्ब्ड हिम. बट उसका जो ये स्पेकुलेशन है वो एंड करता है, कंक्लूड करता है अपने दिमाग में विद द आंसर दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन. ये टोटली उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उसका बचपन जो है वो जा चुका है. अब वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है कि अगर मेरा चाइल्डहुड गया है तब वो गया कहाँ है. He says it's gone to some forgotten place. Forgotten place मतलब जहाँ पे हम जनरली विजिट नहीं करते हैं. वो जगह एग्जिस्ट तो करती है बट हम बार बार उस जगह पे जाते नहीं. और वो जगह क्या है? एक बच्चे का चेहरा, एक छोटे बच्चे का चेहरा. उस छोटे बच्चे के चेहरे में अगर आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा अपना चाइल्डहुड. योर चाइल्डहुड इज हिडन इन सम अदर चाइल्ड्स प्लेस, child's face, और this face is being referred to as the forgotten place. अब उसके लिए उसका जो चाइल्डहुड है वो सिर्फ एक मेमोरी बन के रह गया है. पोएट के लिए मेमोरी है बट किसी और चाइल्ड की वो रियलिटी है. वो चाइल्ड अभी भी अपने चाइल्डहुड को जी रहा है, उस इनोसेंस में जी रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट द चाइल्डहुड इज अ साइक्लिक प्रोसेस. एक बंदे का अगर चाइल्डहुड जाता है तो वो चाइल्डहुड किसी और बच्चे को पास पहुंच जाता है. तो कभी भी हमारा बचपन पूरी तरह से खोता नहीं है. वी कैन रीलिव इट इन स्पेंडिंग टाइम विद एन इन्फेंट, इन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद अदर चिल्ड्रन. तो चाइल्डहुड इज अकॉर्डिंग टू द पोएट वो एक बहुत मेमोरेबल फेज ऑफ लाइफ है जिसको इतनी आसानी से we don't want to lose it, and when we lose it causes a lot of disturbance in our mind. So with this poem तो हमें समझ में आ गई, but now it's time to understand the theme of the poem. तो इस पोएम का जो मेजर थीम है, द फर्स्ट थीम इज लॉस ऑफ इनोसेंस, द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड. और इसके क्वेस्ट में बड़े होने के क्वेस्ट में, इन अ क्वेस्ट टू ग्रो अप, हाउ वी लूज आर इनोसेंस. और इनोसेंस लूज करने के बाद ही हमें इनोसेंस की वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है. बड़े तो हमने पूरी ज़िंदगी रहना है बट बचपन ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है एंड वी लूज़ इट वेरी क्विकली. सो जब तक आप इनोसेंट हो, जब तक आप बच्चे हो, आपको उसको चेरिश करना चाहिए. उसको बिल्कुल अपने यू शुड एन्जॉय दैट पीरियड इंस्टेड ऑफ डिज़ायरिंग टू बी ग्रोन अप. जल्दी से बड़े हो जाएं, ये फीलिंग की बजाय वी शुड एन्जॉय अ चाइल्डहुड एज लॉन्ग एज वी कैन. वाई? बिकॉज यहाँ पे हम अपनी सेकेंड थीम पे आ जाते हैं. चाइल्डहुड वंस लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. एक बार आपका बचपन चला गया तो आप जो मर्जी कर लो, आपका बचपन वो मेमोरेबल टाइम वो कभी भी वापस नहीं आएगा. अगर आपको अपना बचपन वापस चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा. वो भी कहाँ पे? यू विल फाइंड इट हिडन ऑन सम अदर इनोसेंट इन्फेंट्स फेस. ओके, सो लेट अस नाउ क्विकली गो थ्रू द लिटरेरी डिवाइसेस. तो यहाँ पे आपके पास 3 मेन लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में है. फर्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड. मैं बार बार कहती हूँ, इट इज़ द सेम साउंड, नॉट द सेम अल्फ़ाबेट्स. सो यहाँ पर हेल एंड हेवन में एलिट्रेशन कैन बी हर्ड इन द वर्ड्स हर.
hell का ह और heaven का ह. Second alliteration is in the words my mind, the repetition of the m sound. And the third alliteration is in the words whichever way. The w sound is being repeated in both the words. So alliteration के बाद we next come to the literary device antithesis. Antithesis क्या होता है? Opposing ideas, contrasting ideas एक ही sentence में. तो when he is talking about hell and heaven in the first stanza, बोलता है hell and heaven could not exist on earth. So hell is an idea of a miserable place and heaven is an idea of a heavenly, a beautiful, a blissful place. तो जब वो एक ही लाइन में दोनों चीज़ों को कंट्रास्टिंग आइडिया को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज एंटिथेसिस. एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? व्हेन एंटायर लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम. अब यहाँ पे इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजास यू कैन सी द लाइन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो एंड द लास्ट लाइन ऑफ दीज थ्री स्टैंजास वाज दैट द डे. तो ये तीनों लाइंस तीनों स्टैंजास में बार बार रिपीट हो रही हैं. क्यों रिपीट हो रही हैं? फॉर एम्फेसिस, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. तो जब कोई रेपिटेशन होता है थ्रू आउट द पोएम फॉर एम्फेसिस, देन वी कॉल इट अ रिफ्रेन. एम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर देकर कहना, किसी चीज़ को कहना इन ऑर्डर टू कन्विंस समवन, राइट? तो दैट इज एम्फेसिस. सो यहाँ पे जो फर्स्ट रिफ्रेन है वो पोएम की सेंट्रल थीम को रिफ्लेक्ट करता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया. और जो सेकंड रिफ्रेन है वो एक्सक्लेमेशन लेकर आता है अबाउट द पोएट्स रियलाइजेशन कि आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड. सो दैट इज़ वाई सिंस इट इज़ एम्फसाइजिंग दीज इमोशंस, तो इसीलिए इसको हम रिफ्रेन कहते हैं. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी हो. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. It is giving us a very beautiful message, and I hope that you consider subscribing to my channel, you consider sharing my video with your friends so that everyone benefits, we all get good marks. Because हमारा जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना हमारा लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड बढ़ेगा, उतना हम लाइफ का अप्रिशिएट करते हैं. लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट अ स्टोरी और समथिंग, इट इज़ अ रियलिटी अबाउट लाइफ. जितना हम लिटरेचर को अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, उतना हमारे को लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है, वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग होती है. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ टीचिंग लिटरेचर, लविंग लिटरेचर. So I hope you liked it and would consider subscribing. Thank you so much for giving me your valuable time. See you soon in the next video.